Evening aspirants, welcome to Aspirant Dream Civil Services. Hope so you all are doing good and your preparation is going well. Today I am going to discuss theory class 3 for the paper 2 और आज की क्लास में हम यूनिट 1 से रिलेटेड टॉपिक 3 को डिटेल में पढ़ेंगे जिसका नाम है ई वेस्ट मैनेजमेंट और ई अपशिष्ट प्रबंधन। तो ऑलरेडी थ्योरी क्लासेस की 2 क्लासेस कंप्लीट हो गई हैं। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, बीपीएससी पब्लिक एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर एग्जाम से रिलेटेड है वो। वहाँ पर सारी सुपर टेस्ट सीरीज और वीडियोस और थ्योरी क्लासेस प्रोवाइडेड है, आप उसको ज़रूर देख लें बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल फॉर योर दिस एग्जाम। सो आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। सबसे पहले ये जो वीडियो है वो ये सभी कैंडिडेट्स के लिए बनाई गई है, चाहे वो हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से हो। तो इस वीडियो में सारा डाटा जो है वो हिंदी इंग्लिश में एक्सप्लेन किया जाएगा, पूरा आपको समझाया जाएगा। तो आपको क्या करना है कि इस वीडियो को ध्यान से सुनना है और अगर आपको कोई भी डाउट होता है रिलेटेड विथ थ्योरी या सुपर टेस्ट सीरीज में भी आपको कोई डाउट है तो आप उसको लाइव वीडियो में ना पूछें, वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। हमारी टीम जो है आपको आपके डाउट्स का रिप्लाई जल्द ही देगी। आज हम इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट क्या होता है और इसके साइड इफ़ेक्ट्स हेल्थ पर क्या होते हैं और ये कहाँ इसका मेन सोर्स है जहाँ से इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो है वो निकलता है या ये कचरा कहाँ से प्राप्त होता है। तो एग्जाम से रिलेटेड जो भी आपके सिलेबस में आ सकता है और बीच बीच में मैं क्वेश्चन पुटअप करती रहूँगी, तो सब अपना आंसर जो है कमेंट सेक्शन में देते रहिए। जो डिस्कार्डेड मटेरियल होता है जिसकी लाइफ ख़त्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है, जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम से रिलेटेड होता है जैसे कि कंप्यूटर हो गया या कोई भी उपकरण या घरेलू उपकरण हो गए, इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो आप घर में यूज़ करते हैं या एनी रिलेटेड विद द ऑडियो एंड वीडियो प्रोडक्ट्स, दीज आर कम अंडर द हेडिंग ऑफ ई वेस्ट और इलेक्ट्रॉनिक कचरा इसको कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो है इसकी मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज ये हैजर्डस होता है और इसके हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा बुरे प्रभाव पड़ते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को अगर हम सेफ स्टोरेज करते हैं, इसको रिसाइकल करते हैं, कैसे रिसाइकल करते हैं? साइंटिफिक मेथड्स के द्वारा, या इसका परिवहन करते हैं, एक प्लेस से लेकर दूसरे पार्ट्स पर ले जाते हैं जहां पर एक फॉर्मल सेक्टर इससे रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट रिसाइकलिंग करता है। तो उससे जो है ये इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का हैजर्डस जो इसका खतरनाकपन है वो कम हो जाता है और ख़त्म हो जाता है। तो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को रिसाइकल करने के लिए पुराने मेथड्स यूज़ करते हैं तो उससे भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो है वो हैजर्डस रहता है, ये खतरनाक रहता है और इसके हमारी हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा बुरे प्रभाव पड़ते हैं और इन्वायरमेंट के ऊपर। से पहले हम लेड से रिलेटेड सारी चीज़ें पढ़ेंगे कि लेड जो है वो कहाँ से इसका जनरेट होता है, ये सोर्सेज क्या हैं और इसका हेल्थ के ऊपर क्या बुरा प्रभाव पड़ता है। तो ये स्टार्ट करने से पहले आप मुझे ये बताइए कि लेड की वजह से कौन सी डिजीज़ कॉज होती है, जो मैंने आपको पिछले प्रीवियस लेक्चर में बताई थी। कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए सभी लोग। लेड जो होता है वो मेनली यूज़ किया जाता है, ग्लास जो पैनल्स होते हैं या कंप्यूटर मॉनिटर स्क्रीन्स के जो गैसेट्स होते हैं वो लेड से बने होते हैं और ये प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स के अंदर भी लेड को यूज़ किया जाता है। तो केमिस्ट्री के जो स्टूडेंट्स हैं वो सब बताएंगे कि लेड का एटॉमिक नंबर क्या होता है और इसके यूजेस जो हैं वो कहाँ कहाँ पर आप इसको ज़्यादा मात्रा में यूज़ करते हैं। तो हेल्थ के ऊपर लेड के क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं? जो लेड होता है वो हमारे सेंट्रल पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव डालता है, डैमेज कर देता है उसको, और ये साथ ही साथ ब्लड सिस्टम्स के ऊपर भी बुरे इफेक्ट डालता है। किडनी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है ह्यूमन का, उसको भी ये डैमेज कर देता है। एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं कि इसके इफ़ेक्ट्स जो हैं वो चिल्ड्रन के ऊपर क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं या हेल्थ के ऊपर, और इसका सोर्स भी आपसे पूछा जा सकता है। तो एक इसका सबसे मेजर इफेक्ट यही है कि एंडोक्राइन सिस्टम जो है उसको भी डैमेज कर देता है, उसके ऊपर भी इसके पूरे बुरे इफेक्ट होते हैं और साथ ही साथ चिल्ड्रन के अंदर ये ब्रेन से रिलेटेड डिजीजेस कोज करता है, ब्रेन की डेवलपमेंट को रोक देता है। तो जो अतः स्रावी तंत्र है उसको ये प्रभावित करता है ह्यूमंस के अंदर, और बच्चों के अंदर जो मस्तिष्क है उसके विकास में बाधा डालता है। तो लेड जो है ये एक्यूमुलेट किया जाता है इन्वायरमेंट के अंदर, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हाई और एक्यूट और क्रोनिक इफेक्ट्स पड़ते हैं प्लांट, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर।
आज की थ्योरी में हम साथ साथ क्वेश्चंस भी इससे रिलेटेड कवर करेंगे। आप सभी अपना आंसर कमेंट सेक्शन में देते रहिए। और ये एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है कि जो भी स्पेशल कैंडिडेट्स हैं जिनको हियरिंग की प्रॉब्लम है, उनसे रिलेटेड कुछ ईमेल आई थी, तो उनके लिए हम टेस्ट सीरीज में आंसर जो है वो डिस्प्ले करेंगे यहाँ पर स्लाइड्स के ऊपर, सो दैट उनको भी यहाँ से फ़ायदा मिल सके और वो भी वीडियो को देख सके अच्छे से। इसका क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने भारत में ई कचरे के पर्यावरणीय रूप से सुदृढ़ प्रबंधन को सुविधाजनक और प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए ई कचरा प्रबंधन नियमों में संशोधन किया है? तो विच मिनिस्ट्री हैज अमेंडेड द ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल in a move to facilitate and effectively implement the environmentally sound management of e-waste in India? ऑप्शंस है, ए शहरी विकास मंत्रालय, बी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, डी पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री मंत्रालय, और ई उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। ऑप्शन इंग्लिश में देख लेते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, बी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन डेवलपमेंट, सी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, डी मिनिस्टर फॉर द एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, एंड ई नन और मोर देन वन ऑफ द अबव। तो आप अपना आंसर दीजिए सभी। इसका आंसर है डी ऑप्शन। तो जो ये अमेंडमेंट हुई थी ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल से रिलेटेड, तो इसको फैसिलिटेट किया था, इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट किया था किसने? मिनिस्टर फॉर द एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री ने। तो ये आपको एग्जाम के लिए याद रखना है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। हम कैडमियम से रिलेटेड सारी चीजें कवर करेंगे। सबसे पहले कैडमियम के यूजेस देख लेते हैं। कैडमियम जो है एसएमडी चिप रेजिस्टर्स के अंदर पाया जाता है और ये इंफ्रारेड डिटेक्टर्स में भी यूज किया जाता है, और साथ ही साथ ये सेमीकंडक्टर जो चिप्स होती हैं उसके अंदर भी ये यूज किया जाता है, जिसको बोलते हैं अर्धचालक चिप्स। कैडमियम जो है एक टॉक्सिक एलिमेंट होता है जो एयर, फूड, वाटर, सोयल, मिट्टी, पानी, हवा और खाने के पदार्थों में भी पाया जाता है कई बार, जिसकी वजह से ये हेल्थ के ऊपर साइड इफेक्ट्स करता है। तो ये टॉक्सिक कैडमियम जो है एलिमेंट, ये इसका डिस्पोजल या इसकी रिसाइकलिंग करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इसको हेल्थ पे बहुत सारे डैमेज होते हैं, जिसकी वजह से ये ह्यूमन की बॉडी पे जैसे किडनी पे असर डालता है और किडनी को भी डैमेज कर देता है। और इससे एक डिजीज़ भी होती है जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था। उस डिजीज़ का नाम बताइए, कैडमियम से कौन सी डिजीज़ होती है? मरकरी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे। मरकरी एक मेटल होता है जिसको क्विक सिल्वर या लिक्विड सिल्वर भी बोला जाता है। तो मरकरी जो है इसको ट्रांजिशन मेटल भी कहते हैं, और ये डक्टाइल होता है, इसकी प्रॉपर्टीज़ है, मेलिएबल होता है, और ये ईजिली जो है कंडक्ट कर देता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी को। तो इसमें जो है मरकरी अराउंड 22% पूरे वर्ल्ड के अंदर मरकरी का कंजप्शन होता है, यूज़ होता है। तो विश्व में जो पारा होता है उसका वार्षिक खपत लगभग 22% होता है, जो कि यूज़ किया जाता है विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में। इसके साथ साथ ही इसको थर्मोस्टेट में यूज़ करते हैं, और सेंसर्स में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, रिलेज वगैरह में भी, स्विचेस में यूज़ होता है ये, और मेडिकल जो चिकित्सा से रिलेटेड उपकरण है उसके अंदर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ मरकरी जो है लैंप्स में, मोबाइल फोन्स में और बैटरीज में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आपसे कोई भी यूजेस पूछ लेंगे इन मेटल्स का, आप ध्यान से सुनते रहिए, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और उसमें इसके बाद जो इसके उपयोग हैं वो साथ ही साथ फ्लैट पैनल जो डिस्प्लेज होती हैं उसके अंदर भी इसका यूज़ किया जाता है, और इसको रिप्लेस किया गया है। पहले जो है ये डिस्प्लेज जो है कैथोड रे ट्यूब से बनती थी, अब इसमें पैनल जो हैं वो मरकरी के यूज़ किए जाते हैं। तो ये हाईटेक टेक्नोलॉजी में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है। इसके सेहत के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर क्या बुरे प्रभाव पड़ते हैं वो देख लेते हैं। तो ये ब्रेन पे और किडनी पे डैमेज कर देता है, उसको खराब कर देता है, और साथ ही साथ ये एक इनऑर्गेनिक जो मरकरी होता है वो वाटर के अंदर भी फैल जाता है, जिसकी वजह से मिथाइलेटेड मरकरी में ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है, उसके अंदर ही इसका बदल जाता है ये। और ये क्या करता है, बायो एक्यूमुलेशन की एक प्रोसेस होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो उसके थ्रू ये फूड चेन के थ्रू फैल जाता है, जैसे कि फिशेस वगैरह में ये ज़्यादा फैलता है। इससे मिनीमाटा डिजीज भी कॉज होती है, जो कि एक न्यूरोलॉजिकल, माइंड से रिलेटेड, दिमाग से रिलेटेड बीमारी है, जिसकी वजह से सिवियर मरकरी पॉइजनिंग हो जाती है, जहर फैल जाता है फिशेस के अंदर,
और इसके साथ साथ ही जो नमनेस होने लगती है बॉडी के अंदर या हैंड्स के अंदर, या जो हाथ होते हैं फीट होते हैं वो कांपने लगते हैं और वीकनेस हो जाती है मसल्स के अंदर। और विजन में भी इसमें कम लॉस हो जाता है, कम दिखना स्टार्ट हो जाता है, और साथ साथ हियरिंग और स्पीच में भी डैमेज हो जाता है। तो मिनीमाटा डिजीज़ जो है एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। सबसे पहले ये डिजीज़ कौन सी कंट्री के अंदर फैली थी, पाई गई थी, तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। पारे की वार्षिक विश्व खपत का कितना प्रतिशत विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में उपयोग किया जाता है? हाउ मच परसेंटेज ऑफ द ईयरली वर्ल्ड कंजप्शन ऑफ मर्करी इज यूज्ड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स? तो ऑप्शंस हैं ए 21%, बी 22%, सी 23%, डी 33% एंड ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आपको इसमें से आंसर बताना है, जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में आंसर। आंसर है इसका बी ऑप्शन 22%। तो नेक्स्ट हम देखेंगे हेक्सावेलेट क्रोमियम 629। तो क्रोमियम 6 जो होता है वो एक कोरोजन प्रोटेक्टर की तरह यूज़ किया जाता है। इसका जो उपयोग है वो गैल्वेनाइजेशन स्टील प्लेटों में जो जंग है उसको रोकने के लिए उसके रक्षक के रूप में किया जाता है। तो ये गैल्वेनाइज स्टील प्लेट्स में यूज़ होता है जो अनट्रीटेड होती है, और साथ ही जो डेकोरेटिव या हार्डनर्स होते हैं स्टील हाउसिंग प्लास्टिक्स उसके अंदर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो जो स्टील हाउसिंग प्लास्टिक के सजावटी या हार्डनर के रूप में इसको यूज़ करते हैं, तो इसका यूज़ जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में किया जाता है। सभी बताइए कि इसको क्रोमियम 6 क्यों बोलते हैं, क्या रीज़न है कि इसको क्रोमियम 6 इस एलिमेंट को बोला जाता है। नेक्स्ट हम मेटल पढ़ेंगे बैरियम। बैरियम एक सॉफ्ट सिल्वर मेटल होता है जो मेनली रैपिडली टार्निश किया जाता है एयर के अंदर, और ये वाटर के साथ भी रिएक्ट करता है। तो ये नरम चांदी की सफ़ेद धातु होती है जिसका उपयोग जो है कंप्यूटर में जो CRT कैथोड रे ट्यूब होती है उसके फ्रंट पैनल में इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका मेन कारण होता है इसको यूज़ करने का कि जो भी रेडिएशंस निकलती हैं उससे, तो ये उससे बचाता है। और इसके हेल्थ के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर क्या बुरे प्रभाव पड़ते हैं? तो बैरियम से अगर शॉर्ट टर्म भी एक्सपोजर आया, मतलब इससे थोड़ा भी अगर एक्सपोजर हो जाए, इसके हम कॉन्टेक्ट में आ जाए, तो ये ब्रेन पे स्वेलिंग कर सकता है, और साथ ही साथ मसल की वीकनेस भी ये कॉज करता है, और हार्ट को भी डैमेज कर सकता है, लीवर और स्प्लीन्स को भी। तो ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल मेटल है, एलिमेंट है। बेरिलियम के बारे में पढ़ेंगे। बेरिलियम जो होता है वो मदरबोर्ड्स के अंदर और फिंगर जो क्लिप्स होते हैं उसके अंदर ये पाया जाता है, यूज़ किया जाता है, और साथ ही साथ ये यूज़ किया जाता है एज अ कॉपर एलॉय टू स्ट्रेंथन द कनेक्टर्स। इसका जो उपयोग है, जो विद्युत चालकता होती है उसको बनाए रखता है ये, और साथ ही साथ कनेक्टर्स और छोटे ब्लॉक को भी मजबूत करता है, और ये तांबे के मिश्र धातु के साथ इसका उपयोग किया जाता है। तो हेल्थ के ऊपर इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं? ये लंग कैंसर कॉज कर सकता है, और साथ ही साथ स्किन जो डिजीज़ होती हैं उसको भी ये कॉज कर सकता है, और जो वुंड हीलिंग्स होती हैं, मतलब अगर कोई भी चोट वगैरह लगती है, अगर आप उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो ये स्किन डिजीज़ का कारण भी बन सकता है। अब देखते हैं टोनर्स क्या होता है। टोनर्स जो होते हैं ये प्लास्टिक जो प्रिंटर कार्ट्रिजेस होते हैं जिसमें ब्लैक और कलर कार्ट्रिज होते हैं प्रिंटर वगैरह में, उसमें इसका इस्तेमाल होता है, यूज़ किया जाता है। तो इसका हेल्थ के ऊपर क्या बुरा प्रभाव पड़ता है? अगर इन टोनर्स की इनहेलेशन हो जाए, मतलब ये हवा के थ्रू हमारे अंदर चले जाएं, तो ये जो है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को इरिटेट करते हैं और उसमें डिजीजेस कॉज कर सकते हैं, लंग इन्फेक्शन भी इससे कॉज हो सकता है। देखते हैं कि ई वेस्ट का इंडिया में क्या स्टेटस है और भारत में ई अपशिष्ट किस मात्रा में पाया जाता है। तो इंडिया के अंदर जो ई वेस्ट है वो अबाउट 18.5 लाख मीट्रिक टन्स का जनरेट किया जाता है, उत्पादन इसका होता है लगभग 18.5 लाख। तो ये इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो है ये हर साल इतना मात्रा में जनरेट किया जाता है, उत्पन्न होता है, और मेनली ये मुंबई, दिल्ली, NCR एरियाज़ में ही बिगेस्ट मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो मेनली जो सिटीज़ है जहाँ पर ई वेस्ट जनरेट होता है वो कौन कौन सी सिटीज़ हैं? बेंगलोर है, चेन्नई है, जो भी मेट्रो सिटीज़ हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज वगैरह ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर ये ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, जैसे कि कोलकाता, अहमदाबाद, हैदराबाद, पुणे, सूरत और नागपुर। टॉप 8 लार्जेस्ट ई वेस्ट को जनरेट करने वाली स्टेट्स के नाम भी आपसे पूछ सकते हैं, वो कौन सी है? तो शीर्ष 8 सबसे बड़े ई कचरे को पैदा करने वाले राज्य कौन से हैं? सबसे पहला नंबर पे है महाराष्ट्र, सेकंड इज तमिलनाडु, थर्ड है आंध्र प्रदेश, फोर्थ इज उत्तर प्रदेश, फिफ्थ दिल्ली, सिक्स्थ गुजरात,
और 7वें नंबर पर कर्नाटका है और 8th नंबर पर वेस्ट बंगाल है। तो ओवर हाफ ऑफ द ई वेस्ट जो होता है वो डेवलप्ड वर्ल्ड कंट्रीज जो हैं उसको प्रोड्यूस करती है, जनरेट करती है, जो डेवलप कंट्रीज हैं। और ये एक्सपोर्ट किया जाता है किनको, डेवलप कंट्रीज से डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर। और मेनली चाइना और पाकिस्तान जो हैं वहाँ पर मेटल्स हैं जैसे कि कॉपर हो गया, आयरन, सिलिकॉन, निकल, गोल्ड, तो ये ज़्यादा मात्रा में एक्सपोर्ट किया जाता है इन कंट्रीज के अंदर। हम पढ़ेंगे ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2018। तो ई अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2018 एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल का बैकग्राउंड क्या है, ये कब आया था, तो ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो गवर्नमेंट ने सबसे पहले जो पहला लॉ है ई वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर 2011 में बनाया था, पास किया था, और जो किसके बेसिस पर बनाया गया था, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको ईपीआर बोलते हैं। फिर उसके बाद 2011 के बाद ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 में आया। इसको 1 अक्टूबर 2017 में एनेक्ट किया गया, इसको स्ट्रेंथन किया गया, जो भी एग्जिस्टिंग रूल है तो इसके अंदर अमेंडमेंट की गई। तो हम देखेंगे वो अमेंडमेंट कब की गई। आफ्टर 2011, 2016 में 2016 में ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल में अमेंडमेंट की गई, संशोधन किया गया, में शेड्यूल 1 के अंदर 21 पदार्थों को जो है शामिल किया गया, इंक्लूड किया गया, जिसके अंदर जो भी कंज्यूमेबल यूज करने वाले पार्ट्स होते हैं या स्पेयर पार्ट्स होते हैं इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स के या उससे रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं, पदार्थ है, तो उसको भी इसके अंडर इंक्लूड किया गया। जैसे कि कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप होते हैं, CFLs होते हैं, या फिर मरकरी जिसके अंदर लैंप्स वगैरह होते हैं, तो इस तरह के इक्विपमेंट जो है इस रूल के अकॉर्डिंग इसमें ऐड किए गए। किसके लिए, ई वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। एक MCQ देख लेते हैं रिलेटेड विद ई वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल 2018। तो ई कचरा प्रबंधन संशोधन नियम 2018 के अनुसार EPR के तहत ई कचरा संग्रहण लक्ष्य संशोधित किया गया था, वह कब तक और कब से लागू हुआ था। ऑप्शंस हैं A 1 अक्टूबर 2017, B 1 नवंबर 2018, C 1 सितंबर 2017 एंड D 1 दिसंबर 2018 एंड E नन और मोर देन वन ऑफ द अबव। तो आंसर दीजिए। आंसर फॉर थर्ड क्वेश्चन इज ए ऑप्शन 1 अक्टूबर 2017 को आया था। तो 1 अक्टूबर 2017 को ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2018 के अकॉर्डिंग जो कलेक्शन करते थे ई वेस्ट की, उसका टारगेट जो है अंडर EPR रिवाइज किया गया था और इसको एप्लीकेबल किया गया था। आगे इस रूल को और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है इसको और स्टैंडर्ड किया गया और वर्ल्ड लेवल पे काम किया गया कि कैसे एंड ऑफ लाइफ प्रोडक्ट जो है जिनकी लाइफ खत्म हो जाती है इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की, उनको कैसे टेक बैक लिया जाए, उनको कैसे सुनिश्चित किया जाए कि इनको रिसाइकिल कर सकें। तो इससे रिलेटेड एक नया अरेंजमेंट आया जिसको बोलते हैं प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन। क्या हुआ था कि जो कलेक्शन है ई वेस्ट की उसको इंश्योर किया गया, उसको पक्का किया गया कि उसका जो है डिस्पोजल हो जाए, जो इस तरह से हो जाए कि वो इन्वायरमेंट के ऊपर कोई भी बुरा प्रभाव ना पड़े। तो ये जो है इस रूल के अंडर मैनेज किया गया, अरेंजमेंट की गई। यहाँ पर जो गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट होती है, उनका रोल भी इंट्रोड्यूस किया गया इस रूल के अंदर कि वो इंश्योर करे कि ई वेस्ट से रिलेटेड सभी को सेफ्टी दी जाए, हेल्थ भी सबकी जो है वो प्रोटेक्ट की जाए और स्किल डेवलपमेंट भी किया जाए वर्कर्स के अंदर। तो ये मेन जो है राज्य सरकार का यहाँ पर रोल प्रोवाइड किया गया। उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ इम्पोर्टेंट डाटा है ई वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड। तो फेज वाइज जो है ई वेस्ट की कलेक्शन की गई और ये टारगेट बनाए गए कि जो भी ई वेस्ट है उसका वेट जो है वो 10% होना चाहिए इसकी क्वांटिटी ऑफ वेस्ट जनरेशन के। तो ये किसके अंडर किया गया, EPR प्लान के अंडर 2017-18 से, और 10% इसमें इंक्रीज किया जाएगा हर साल अंटिल 2023 तक। आफ्टर 2023 क्या टारगेट बनाया गया कि 70% होगा जो ई वेस्ट है उसकी क्वांटिटी जनरेशन के। तो ये भी EPR प्लान के अंदर इंडिकेट किया गया। तो 2023 के बाद जो EPR योजना है उसमें ये दर्शाया गया जो अपशिष्ट उत्पादन है उसकी मात्रा 70% होनी चाहिए, लक्ष्य ये बनाया गया। प्रेजेंट रूल देखते हैं जो ई वेस्ट मैनेजमेंट 2018 का नियम है
उसमें जो हर एक प्रोड्यूसर हैं जो इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स बनाते हैं या उनके कंपोनेंट या जो भी कंज्यूमेबल पार्ट उसमें जो यूज़ होते हैं स्पेयर पार्ट्स, तो उनके लिए इंश्योर किया गया जो कंपाउंड्स भी जो इसमें यूज़ करेंगे उसके अंदर पोल्यूटेंट्स नहीं होना चाहिए, कोई भी जो इन्वायरमेंट को हार्म करे, जैसे कि लेड नहीं होना चाहिए उसमें, ना ही मर्करी होना चाहिए, ना कैडमियम, ना हेक्सावेलेंट, क्रोमियम भी नहीं होना चाहिए, ना पॉली ब्रोमिनेटेड बाइफेनाइल्स जो हैं ये भी नहीं होने चाहिए, और साथ ही साथ पॉली ब्रोमिनेटेड डाइफिनाइल्स एथर्स भी जो हैं वो बियॉन्ड द मैक्सिमम जो कंसंट्रेशन वैल्यू है, जितना ज़्यादा उसको अधिक मात्रा में यूज़ कर सकते हैं उतना ही उसको इस्तेमाल करना है। तो ये नया प्रेजेंट रूल जो है इसको अमेंड किया गया। तो इस रूल को अमेंड करने का मेन कंसर्न यही था कि जो ई वेस्ट की टॉक्सिसिटी है, हाँ, इसका जो खतरनाक जो डेंजरस एरिया है उसको कंट्रोल किया जाए, और जो एलिमेंट्स है जैसे ये मैंने आपको जो एलिमेंट्स बताए हैं लेड, मर्करी, कैडमियम, इनको जो है रोका जाए, इसका यूज़ जो है ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इसको कंपनीज को यूज़ नहीं करना है। इस रूल के अंदर ये संशोधन और अमेंडमेंट किया गया। ये भी बताया गया कि जो हर एक प्रोड्यूसर है जो ई वेस्ट से रिलेटेड चीज़ें बना रहा है तो उसको एक डिटेल इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि वो कौन कौन से इक्विपमेंट्स, कौन कौन से यंत्र जो है उसमें यूज़ कर रहा है, कौन कौन से घटक उपकरण के अंदर यूज़ कर रहा है, अलोंग विद द डिक्लेरेशन ऑफ कंफर्मेंस ऑफ द रिस्ट्रिक्शन ऑफ हैजर्डस सब्सटेंसेस। तो जो ये प्रोविज़न है इस प्रोडक्ट की उसको एक डॉक्यूमेंटेशन, एक डॉक्यूमेंट बनाना होगा उससे रिलेटेड कि कौन से कंपोनेंट उसने यूज़ किए हैं, और जो रिस्ट्रिक्टेड जो कंपोनेंट बताए हैं हैजर्डस सब्सटेंसेस जो खतरनाक पदार्थ है वो तो उसने इसके अंदर इस्तेमाल नहीं किए हैं, तो ये लिखित में उसके पास होना चाहिए। सीधा क्वेश्चन नंबर 4, 8 सबसे बड़े ई कचरा पैदा करने वाले राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो विच स्टेट इज एट द टॉप रैंक अमंग द 8 लार्जेस्ट ई वेस्ट जनरेटिंग स्टेट्स? ऑप्शंस है ए तमिलनाडु, बी आंध्र प्रदेश, सी कर्नाटका, डी महाराष्ट्र, एंड ई नन ऑफ द अबव और मोर देन वन ऑफ द अबव। तो आंसर दीजिए इसका आप कमेंट सेक्शन में। आंसर है इसका डी ऑप्शन महाराष्ट्र एज पर द रिसेंट डाटा। बाद इस रूल में ये बताया गया कि जो इंपोर्ट करना होता है, जो निर्यात होता है किसका, जो भी मार्केट के अंदर इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट नए यूज़ हो रहे हैं तो उनको परमिट तभी किया जाएगा अगर वो प्रोविज़न जो मेंशन की गई हैं सब रूल 1 के अंदर और सब रूल 4 के अंदर रूल 16 की, तो उसके अकॉर्डिंग अगर वो इक्विपमेंट्स हैं तभी उनका इंपोर्ट किया जाएगा। और साथ ही साथ जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो भी सैम्पलिंग करेगा, रैंडम सैम्पलिंग करेगा, चेक कर सकता है जो भी इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं मार्केट के अंदर जो यूज़ हो रहे हैं, जैसे कि कंप्यूटर पार्ट्स के अंदर, मॉनिटर्स के अंदर, और वो साथ ही साथ वेरीफाई भी करेगा कि वो क्या रिस्ट्रिक्शन कंप्लायंसेस जो है उसको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसमें जो भी कॉस्ट लगेगी, जो भी पैसा लगेगा सैम्पलिंग की टेस्टिंग में, वो कौन देगा? प्रोड्यूसर देगा, जो निर्माता है उसका वही देगा। और जो रैंडम सैम्पलिंग है वो किसकी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की। देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, उसकी रिसाइकलिंग कैसे डेवलप की गई है, कैसे की जाती है। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसने अफोर्डेबल टेक्नोलॉजीज जो हैं वो डेवलप की कि कैसे रिसाइकल किया जाए वेस्ट या वैल्यूएबल मटेरियल्स को, और प्लास्टिक को भी साथ साथ ही, जो इन्वायरमेंट के अंदर जो है हार्मफुल इफेक्ट ना पैदा करे, ऐसी रिसाइकलिंग की जाए जिससे इन्वायरमेंट में भी कोई बुरा प्रभाव ना पड़े। तो इसके लिए 2 एक्सक्लूसिव पीसीबी रिसाइकलिंग की जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो आई, जिसमें 1000 kg पर डे की कैपेसिटी यूज़ की जाए, उनकी रिसाइकलिंग की जाएगी वेस्ट की, जो कि सिमिलर होनी चाहिए कितना 35 मिलियन टन्स के, और साथ ही साथ 100 kg पर बैच में प्रोसेसेस की जाएंगी विद द एक्सेप्टेबल इन्वायरमेंटल नॉर्म्स के द्वारा। तो यहाँ पर ये तकनीक जो है वो विकसित की गई, जिसमें 2 मेन विशेष पीसीबी रिसाइकलिंग तकनीक को शामिल किया गया, जिसमें 1000 किलोग्राम दिन की क्षमता बनाई गई, और दूसरी जो है जिसमें 100 किलोग्राम स्वीकार्य जो पर्यावरणीय मानदंड है उसके साथ उस बैच को प्रक्रिया की जाए। के साथ ई वेस्ट में एक नई नॉर्म्स को भी जोड़ा गया, जो भी ई वेस्ट जिसके अंदर प्लास्टिक भी आता है, जो 25% होता है उसके वेस्ट का, तो उसमें नई रिसाइकलिंग की प्रोसेसेस आई, नोवल रिकवरी की गई। ई वेस्ट जो प्लास्टिक है उनको कन्वर्ट किया गया किसके अंदर? वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स के अंदर, और सक्सेसफुली जो ये प्रोसेस है इसमें अराउंड 76% जो वेस्ट प्लास्टिक है उसको सुटेबल प्लास्टिक के अंदर रिसाइकल किया गया। तो उसको प्योर प्लास्टिक बनाने के लिए ये प्रोसेस टेक्नोलॉजी यूज़ की गई।
जो ये टेक्नोलॉजी है, प्रौद्योगिकी है, ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कमर्शलाइजेशन लेवल पे यूज़ की जा रही है और इसमें अराउंड 1000 kg पीसीबी पर डे में प्रोसेस प्लांट जो हैं वो वर्क कर रहे हैं। तो ये जो है इको पार्क भी बनाए गए हैं हमारी कंट्री के अंदर, जिससे कि इन्वायरमेंट को कोई इफेक्ट ना पड़े, साइड इफेक्ट ना हो इसके, तो प्रॉपर रिसाइकलिंग हो सके। तो प्रेजेंट स्टेट जो है इनफॉर्मल सेक्टर की, वो यही कहती है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है या अपग्रेडिंग है ई वेस्ट की, वो इनफॉर्मल सेक्टर तो कर ही रहा है, साथ साथ सेमी फॉर्मल यूनिट्स के अंदर भी इस पे वर्क चल रहा है। पर्पस इसका यही होना चाहिए कि इसमें इनफॉर्मल सेक्टर को भी एंगेज करना चाहिए, वर्कर्स को, और उनकी हेल्थ के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि उनकी हेल्थ के ऊपर इससे कोई भी ज़्यादा साइड इफेक्ट ना पड़े रिसाइकलिंग प्रोसेस से, और वर्कर की कंडीशंस के ऊपर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। और ये जो मैनेजमेंट है ई वेस्ट की, ये इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल होनी चाहिए और ईजिली इसको मॉनिटर किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि हाउ मच ऑफ द परसेंटेज ऑफ ई वेस्ट कंटेन्स प्लास्टिक ऑफ इट्स वेस्ट। ई कचरे में अपने वजन का कितना प्रतिशत प्लास्टिक होता है। ए इज 26%, बी 25%, सी 21%, डी 22% एंड ई उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो आप अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। आंसर इज ई ऑप्शन। तो इसमें से नन ऑफ द अबव आंसर है, क्योंकि इसका आंसर होगा 25%। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। होप सो आप सभी को ये लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आप इसको रिवाइज करते रहिए, कोई भी डाउट हो इस लेक्चर से रिलेटेड, अब आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, आपको जो है इसका रिप्लाई दिया जाए। कुछ एस्पिरेंट्स की क्यूरीज हैं रिलेटेड विद बुक्स और रिसोर्सेज की मैम कौन सी बुक पढ़े। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि पेपर 2 के लिए जो आपने अपने ग्रेजुएशन लेवल पे बुक्स पढ़ी है, वही आपके बेसिक्स के लिए और इन्फॉर्मेशन के लिए इनफ है। और हमारे चैनल को आप फॉलो करते रहिए, यहाँ पर आपको बहुत सारे रिसोर्सेज और बुक से डाटा हम प्रोवाइड करते रहेंगे। ऐसे ही हर एक टॉपिक के लिए एक अलग बुक रेफर की जाती है, अलग ऑथेंटिक डाटा जो है हम लोग रेफर करते हैं और उसके बाद आपको वीडियो प्रोवाइड करते हैं। तो ये इनफ है आपके एग्जाम के लिए। आपका सिलेबस भी यहाँ से कवर हो जाएगा और आउटसाइड अगर कोई क्वेश्चन आता है, सिलेबस के बाहर आता है, तो वो भी हम आपको यहाँ पर कवर करा रहे हैं। तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, बस वीडियोस को देखते रहिए, रिवाइज करते रहिए और अपने डाउट्स को क्लियर करते रहिए और अपने अच्छे मार्क्स जो हैं आप एग्जाम में स्कोर कर सकते हैं। और करंट अफेयर के लिए पेपर 1 के लिए यही रिसोर्सेज हैं कि आपको 1 साल का करंट जो है वो पढ़ना पड़ेगा रिलेटेड विद साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो उसके लिए आप कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, जैसे कि हिंदू या कोई साइंस रिपोर्टर वीकली वगैरह आप पढ़ सकते हैं, या मैगजीन पढ़ सकते हैं साइंस से रिलेटेड। अगर आप इतने सारे रिसोर्सेज पढ़ सकते हैं तो अच्छा है, नहीं तो हम आपको पेपर 1 के लिए ऐसे ही बहुत सारे रिसोर्सेज में से 1 साल का नहीं 2 साल का करंट अफेयर प्रोवाइड करेंगे। तो वहां पर आपको वरी करने की जरूरत नहीं है, साथ ही साथ आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कराते रहेंगे। कुछ पेड ग्रुप से रिलेटेड क्यूरीज आ रही है कि मैम कोई पेड ग्रुप है, कोई अच्छा प्रीमियम ग्रुप है। तो आज के टाइम में जो है एजुकेशन को बहुत ज़्यादा कमर्शलाइज कर दिया है। तो आप सभी के माइंड में अगर ये चीज़ चल रही है कि फ्री में कोई एजुकेशन अच्छी नहीं प्रोवाइड करेगा, तो ये आप अपने माइंड से निकाल दीजिए। बिकॉज एस्पायरेंट ड्रीम सिविल सर्विसेज का मेन पर्पस यही है कि जिन स्टूडेंट्स को एजुकेशन नहीं मिल पा रही है और जो एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर पाते, बुक्स नहीं खरीद पाते और इंटरनेट ही उनके लिए एक साधन है, तो उनके लिए ही हमने ये चैनल बनाया है फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्रेंड्स, आप ऐसे ही हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को फॉलो करिए और अपने फ्रेंड्स और ग्रुप्स के साथ शेयर कीजिए, उनको भी इस चैनल से बेनिफिट मिल सके। अब बस हमारा मेन पर्पस यही है कि जो 286 पोस्ट आई हैं वो हमारे चैनल से सभी स्टूडेंट्स जो हैं यहाँ से क्वालिफाई कर सके। तो आप ऐसे ही हार्डवर्क करते रहिए जैसे हम कर रहे हैं। मिलते हैं न्यू वीडियोस के साथ जल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।